is brought to you by Kuku FM. Download the app now. हम लोग कविताएं पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं और उसके साथ पढ़ने के साथ साथ कई कई बार किताबों के आसपास, रचनाओं के आसपास जो चीज़ें, जो बातें चल रही हैं, हम उन पर बात करते हैं। और हमने इस कार्यक्रम को, इस बातचीत को नाम दिया है किताब वाला। आज किताब वाला में हम बात करेंगे कवि, लेखक बद्री नारायण सिंह। नमस्कार। नमस्कार सिद्धांत जी। नमस्ते। बद्री जी कवि हैं, लेखक हैं, समाज विज्ञानी हैं और इलाहाबाद में, प्रयागराज में जिसका अब नाम हो गया है, गोविंद वल्लभ पंत इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर पढ़ाते भी हैं, समाज विज्ञान बच्चों छात्रों को पढ़ाते हैं। और इस किताब वाला को करने का बहाना हमारे सामने है उनकी प्रतिनिधि कविताओं का चयन। ये राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित है और मैं स्क्रीन पे तो दिखा ही दे रहा हूँ, और हमारे एडिटर साहब जो इस वीडियो को एडिट करेंगे वो इसको कहीं चिपका भी दीजिएगा। और राजकमल से प्रकाशित है और 100 रुपए से 1 रुपए कम, 99 रुपए इसका मूल्य है। मेरा सबसे पहला सवाल जो है बद्री जी आपसे यही है इस किताब पर कि क्या कोई आपके जीवन में ऐसा काव्य पाठ गुजरा जिसमें आपको अपनी कविता प्रेम पत्र न सुनाना पड़ा हो? बिल्कुल सही कहा आपने। मैं जहां भी जाता हूं ऐसा कोई वक्त मैं निकाल नहीं पाया, यानी जहां भी हुआ आयोजन वहां श्रोताओं ने प्रेम पत्र की सुनाने का आग्रह किया और वो मैंने सुनाया। तो ऐसा सचमुच आप ठीक कह रहे हैं कि ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी अभी तक नहीं मिली है जिसमें उसके बिना काव्य पाठ मेरा हो सके। तो बद्री जी की कविता है प्रेम पत्र, जिसको कई सारे लोगों ने पढ़ा भी होगा और हम आज इस आयोजन में उनसे सुनेंगे भी और इन सब के बीच में बातचीत करेंगे। प्रतिनिधि कविताएं क्या होती है, कई सारे लोग जानना चाहते हैं। एक लेखक जो कई सारी कविताओं की रचना कर लेता है, कई सारे संग्रह आ जाते हैं, तो उनकी कुछ कविताओं का चयन किया जाता है लेखक के मूड को भांपने के लिए। लेखक की कविताओं को आपको थोड़ा अगर संक्षिप्त तरीके से उसका लेखक के प्रतिनिधि के तौर पे कुछ कविताओं को पढ़ना है तो प्रतिनिधि कविताओं का एक संग्रह तैयार किया जाता है। इस संग्रह की कविताओं का चयन वरिष्ठ कवि राजेश जोशी ने किया है, उन्होंने संपादित किया है इसे। और बद्री जी, आपकी कविताओं की कहानी क्या है? शुरू कहाँ से होती है बातचीत? बद्री जी ने कविता कहाँ से लिखना शुरू किया? देखिए, पहले तो सिद्धांत जी मैं बहुत आभारी हूँ हिंदी के महत्वपूर्ण कवि राजेश जोशी का कि उन्होंने हमारे इस संकलन को तैयार किया है और बहुत ही अच्छे से उन्होंने इसको बनाया है मन से। सवाल मेरी कविता ये जो प्रतिनिधि कविताएं हैं मेरी 4 कविता संकलनों का से लेके बनाई गई है, जिसमें सच सुने कई दिन हुए, शब्द पदियम, खुदाई में हिंसा और तुमरी के शब्द जो हमारा रिसेंट कविता संकलन है, तो इन चारों से लेके बनाई गई है। और मैं कविता लिखने की शुरुआत मेरी होती है जब मैं क्लास 7वें 8वें में पढ़ रहा होता हूँ, बिहार के एक छोटे से शहर में, आरा में। और वहाँ पर मैं कविताएं जो लिखना हमारे स्कूल में जहाँ मैं पढ़ता था, वहाँ एक कवि थे जो छंद की कविताएं लिखते थे। तो हमने भी एक दिन बड़ा कोशिश किया, मैंने कहा मुझे भी कविता लिखना है। तो रात में मैं पूरी रात जगता रहा, लेकिन एक छंद की कविता नहीं बना पाया क्योंकि वो उसमें जोड़ना पड़ता था कि इतना तो 12 तो 16, तो गिनने में ही मैं रह जाता था, तो मैं लिख नहीं पाया। तो फिर लेकिन धीरे धीरे फिर वो कविता अपनी तरह से बनती गई या लिखने लगा। फिर मैं उस समय से ही एक सोशल मूवमेंट से जुड़ने लगा था वहाँ के शहर में, जिस तरह के फिर एक साहित्यिक जो संवाद था शहर का, उससे जुड़ गया था। फिर उसी समय हिंदी की एक पत्रिका निकलती थी कलकत्ता से, कलम, जिसमें मेरी पहली कविता प्रकाशित हुई थी। और हिंदी के एक बड़े आलोचक थे चंद्रभूषण तिवारी, जो हम लोगों के गुरु भी थे। उन्हें वो हम स्कूल में पढ़ते थे, वो कॉलेज में प्रोफेसर थे, लेकिन वो साहित्यिक हम लोगों के एक तरह से गुरु की तरह थे। तो उन्होंने उसको उस कविता को छापी थी, उसमें नवांकुर करके एक
नए कवियों के लिए उन्होंने कॉलम शुरू किया था। और वो जो पहली कविता थी वो जो सड़क पर जो सड़क बनाने वाले जो जो लोग होते हैं, जब वो अलकतरा फैलता है, गर्म फैलाते हैं डब्बू वाला, डब्बू से, तो उनके उनके संघर्ष को उसमें देखने और दिखाने की कोशिश की गई थी। तो कविता की यात्रा वहां से शुरू होती है शिवराम। मैं और हाँ, मैं राजेश जोशी जी की भूमिका पढ़ रहा था और उसमें भी ये उन्होंने बात मेंशन की है, प्रतिनिधि कविताओं की भूमिका लिखी है उन्होंने, कि वो जनवादी लेखक संघ की पत्रिका थी कलम, जिसमें आपकी पहली कविता छपी। जी, प्रेम पत्र जो कविता है आपकी, उसकी कहानी क्या है? देखिए, जब पहले तो हम जब आए हिंदी कविता में, ये आपके पहले ही संग्रह में है वो? हाँ पहले ही संकलन में, मैं हाँ। बता रहा हूँ उसके बाद। तो पहले ये कविताएं, हम इस तरह की कविताएं लिखते थे, डब्बू वाला, ओल्ड टाइमर साथी, जो एक जो वामपंथी आंदोलनों के प्रभाव की कविताएं थी, वो उसमें एक तरह से आप एक्टिविस्ट पोइट कह सकते हैं, पोइट्री और एक्टिविज्म का एक जुड़ा मिला जुला। उसी बीच में फिर ये एहसास हुआ कि भाई अपने को भी तो कहना है, यानी कविता में सिर्फ समाज को तभी आप कह सकते हैं जब आप अपने को कहें। एक एक बहुत ही ऑर्गेनिक रिलेशन सोशल प्रोसेसेस से और आपके कभी आपके अंतः मन से होना चाहिए। तो वो फिर अपनी बातें भी कविता में आने लगी और अपनी तरह से अपनी भीतर से फिर वो सामाजिक विमर्शों के साथ कविता जुड़ने लगी, आत्म और सामाजिक विमर्श। तो उस समय बहुत इसका वो ये बहुत वेल एप्रिसिएटेड चीज नहीं मानी जाती थी हिंदी कविता का जो परिदृश्य था, क्योंकि उस समय जो 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 अभी कहूंगा तो लोग नाराज हो जाते हैं, जो 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 डोमिनेंट जो लेफ्ट पॉलिटिकल एक्टिविज्म का इतना दबाव था कि उसमें स्व की कविता यानी आत्म के लिए जगह नहीं थी बहुत। उसका आपने देखा होगा, उसका बहुत लंबे समय तक असर रहा, यानी अशोक वाजपेयी तो उसके बहुत बड़े शिकार रहे, हालांकि आज वो एक अलग तरह से देखे जाते हैं। और ढेर सारे कवि जो इवन केदारनाथ सिंह की बहुत आलोचना होती रही कि तो हम लोग एक तरह से कहीं ना कहीं केदारनाथ सिंह हम लोगों को मुक्त कर रहे थे, उस एक तरह से रेफरेंस मॉडल थे जिसमें हम लोग कहते हैं केदार जी भी तो ऐसा लिखते हैं, तो थोड़ी हमको राहत मिल जाती थी। तो थोड़ा थोड़ा अपने को कहने की प्रक्रिया शुरू हुई। उसी समय मैं इलाहाबाद में पढ़ता था, हॉस्टल में रहता था, और आपको याद होगा कि जो इराक और अमेरिका का वार चल रहा था, और उस समय हवाई जहाज से चिट्ठियां सैनिकों की आती जाती थी, ड्रॉप की जाती और हाँ, और उसी समय एक खबर छपी थी कि एक बम विस्फोट, कहीं से बम गिराया गया और वो हवाई जहाज जो चिट्ठियों से भरा हुआ था, सैनिकों की पत्नियों की लिखी हुई चिट्ठियां थी, वो जल गया और चिट्ठियां भी जलती रही। तो ये आइडिया वहां से स्पार्क करता है और वहां से एक सिंबल में ट्रांसफॉर्म होता है। फिर उसमें जो क्या होता है कि फिर आपकी अपने जीवन के जो संघर्ष हैं, अपने जीवन के एक्सपीरियंसेस हैं, वो उसका हिस्सा हो जाती हैं। तो ये एक तरह से प्रेम कविता नहीं है इन दैट वे। एक इसकी जो शुरुआत है वो एक सिंबल के रूप में एक बड़े संघर्ष के बीच, यानी जो वायलेंट वर्ल्ड में पत्र यानी प्रेम कैसे बचा रहेगा, ये उसकी कविता है। तो एक प्रेम कविता इस सेंस में है क्योंकि वो एक प्रेम के बचने और बचाने की कविता है, एक लगातार वायलेंट होते जाते दुनिया में, और जहाँ की हर कोई उसको ही खत्म करने, यानी हर सब जो भी होता है उसमें प्रेम ही जाता है, यानी वायलेंस होगा तो प्रेम जाएगा, युद्ध होगा तो प्रेम जाएगा, ईर्ष्या बढ़ेगी तो प्रेम खत्म होगा, जो भी यानी जितने भी भाव हैं उनका आधार भाव प्रेम है, लेकिन सारे भाव अगर बढ़ेंगे फैलेंगे तो प्रेम ही खत्म होता है। तो इसलिए प्रेम एक बड़ा ही इस सेंस में प्रेम भाव, अगर आप कहें तो प्रेम शब्द ठीक नहीं है यहाँ पर, प्रेम का भाव जो है वो एक बड़ा डेलिकेट लेकिन बड़ा ही आधार भाव है, लेकिन हर क्षण उसको ही खोना है, हर क्षण क्षरण, अगर किसी कहें कि अगर लूज करना है किसी को तो प्रेम भाव को ही लूज करना। अच्छा बद्री जी, ये जो आप बता रहे हैं कि मतलब वो एकदम एक प्रेम कविता की शक्ल में है, लेकिन वो प्रेम को बचाने का आग्रह है उस कविता में, मतलब इस तरह के एक्सपेरिमेंट और इस तरह के प्रयास हिंदी कविता में, और जो मतलब फिल्मी संगीतों में भी गए, बहुत आगे तक गए हैं, मतलब ये एक बहुत बड़ी एक बड़े लेवल पे ये ब्लोन अप हुआ है। जैसे मुझे वो गाना याद आता है, ओमकारा फिल्म का में गीत है, आपको याद होगा, वो बीड़ी वाला जो बहुत फेमस गीत है वो,
तो उसको मैं बार बार सोचता हूँ, तो उसमें एक लाइन आती है, जब पड़ोसी के चूल्हे से आग ले ले। वो आइटम नंबर नहीं है। मतलब मैं इस बहस को हो सकता है कि बहस को थोड़ा सा और किसी एक अलग लेवल पे ले आके बात कर रहा हूँ, लेकिन वो वैसा दिखता नहीं है। पड़ोसी के चूल्हे से आग ले ले, तो वो एक आइटम नंबर और महिला को रिझाने की बातचीत नहीं हो रही है। वहां पे एक अलग ही खेती किसानी की बात हो रही है उस पूरी कविता में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ, कुछ बोल रहे थे आप, कहें कहें। कहते हैं ना, हमारे समय का या हमारे समय से पहले का, या आप समझे तो आदिम जो जो हमारा पूरा समाज है, उसका सबसे बड़ा आत्मकथ्य क्या है? वो है प्रेम भाव को बचाना, प्रेम भाव पर लगातार होते खतरे, प्रेम का क्षरण। चाहे वो आप राधा कृष्ण के संवाद से देख लें या किसी भी हमारे इपिकल मिथिकल वो जो है नैरेटिव है, उसका सबसे बड़ा जो वो है, वो यही भाव है। तो वो तो अब उसमें जब जब हम उसको रोमान या रोमांटिसिज्म या उस तरह के उसमें डाल के छोटा कर देते हैं, उसकी बाउंड्री को छोटा कर देते हैं, और कवि का रेंज जब बड़ा नहीं होता है तो वो छोटा हो भी जाता है, तो वो फिर अपनी शक्ति खो देता है। रेंज जब कवि का बड़ा होता है, और कवि का रेंज तब बड़ा होता है जब उसकी सामाजिक समझदारी का रेंज बहुत बड़ा होता है, तब वो प्रेम के कथ्य से बड़ी कविता खड़ा कर सकता है। नहीं तो प्रेम एक, आज कहते हैं ना कि कई बार लिजलिजा भाव होके आ जाता है, कई बार मात्र रोमानी होके आ जाता है, कई बार सिर्फ एक्सप्रेशंस का माध्यम बन के रह जाता है, टूल। बट प्रेम कविता एक अपने आप में भी एक टूल नहीं है, वो एक लक्ष्य है, एक साध्य भी है, वो एक टूल नहीं है। लेकिन ढेर सारे कवि चूंकि उनके रेंज बड़े नहीं होते तो टूल में बदल के रह जाते हैं। जैसे फिल्मी गीतों का होता है, या बहुत सारे रोमानी कविताओं का होता है, मंचीय कविताओं का होता है। तो इस तरह से और मुझे बार बार आपकी कविताएं पढ़ते हुए, इतने समय से पढ़ते हुए, एक चीज लगती है कि वामपंथी आंदोलनों से और वामपंथी संगठनों के से ताल्लुक रखने वाले और विचारधारा से जुड़े रहने वाले जो कवि हैं, वो जब उनकी लिखाई में एक मैं क्या कहूँ, एक खांटी गुत्थम गुत्था होता है उसमें। ठीक है, राजनीतिक और सामाजिक रूप से गुत्थम गुत्था है वहां। आपकी कविताओं में वो गुत्थम गुत्था, मुझे लगता है, पता नहीं क्यों, शायद मेरी रीडिंग है, वो कम है, बजाय उसके आग्रह ज्यादा है। ज्यादा काफी आस पास की चीजों को समाज में, जैसे जंगल बचाने के आग्रह है, जैसे कोई पेड़ गिर रहा है तो, या किसी भदोही बस स्टैंड वाली जो कविता है, तो आग्रह बहुत ज्यादा है कि इन चीजों को और ज्यादा हमारे बीच रहना चाहिए, बजाय उसके कि आप एक खाटी गुत्थम गुत्था में उतरते हैं। आप एक विनय की भाषा में शायद ज्यादा बात कर रहे हैं। क्या मेरी रीडिंग क्या गलत है इस कविताओं को लेके? नहीं, सही कह रहे हैं आप, अपनी तरह से आप उसको अप्रोच कर रहे हैं। कहते हैं ना, बहुत रास्ते होते हैं जिससे कविताओं को अप्रोच किया जाता है, और आपने एकदम ठीक ढंग से हमारा हमारी जो कथ्य का जो फॉर्म है, उसमें एक वल्नरेबिलिटी, यानी जिसको विनय आप कह रहे हैं, वल्नरेबिलिटी से पैदा हुआ विनय। क्योंकि पोएट एक वल्नरेबल इंटिटी है इस समय, या हम हमारे पूरे समय में, जब सब कुछ मुझे लग रहा है कि या कवि को लगता है कि उसके समय की जो जो चीजें हैं वो सब एक क्राइसिस से गुजर रही हैं, और क्राइसिस से गुजर रही हैं, क्राइसिस से खोने का, क्षरण का, डिके का, अच्छी चीज, तो वो फिर वो उसकी कविता बनती है। तो एकदम आप मुझे लगता है कि काफी कुछ सही है कि विचार इसमें होते हैं, लेकिन विचार यहाँ पर विचार के शक्ल में नहीं होता है। विचार एक पोएट्री की पोएटिक भाव के रूप में होता है, और वो विचार एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के रूप में होती भी है कई बार, और कई बार उसको ट्रांसेंड करती है। यानी कविता तभी बड़ी होती है जब वो अपने, देखिए आइडियोलॉजी जो शब्द है बड़ा इंटरेस्टिंग है। आइडियोलॉजी को जो शब्द है वो आइडोला शब्द से बना है। आइडोला का मतलब होता है पर्दा, यानी आइडियोलॉजी आपके आंख में पर्दे की तरह आ जाती है, और आपको, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि बैल को जब छोपनी लगा देती है ना, तो ये एक छोपनी होती है, उस छोपनी से आप चीजों को देखते हैं। तो
वो आप जब छुपनी से देखते हैं तो कई बार बहुत शार्प दिखाई पड़ती है चीजें, क्योंकि उतनी ही देखना होता है आपको, और कई बार वो आप को सीमित कर देती है। तो एक कवि का बड़ा संघर्ष यही होता है कि वो कैसे अपने उस विचार शक्ति का इस्तेमाल भी करे और उसको ट्रांसेंड भी करे, नहीं तो वो फिर सामान्य कवि बन के रह जाता है। अच्छा, इतनी बातें हो गई हैं आपकी प्रेम पत्र वाली कविता के ही बारे में, तो अगर मुमकिन हो तो उस कविता का पाठ करें, फिर बातचीत हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, उस कविता से आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि कई बार आयोजनों में आप वो कविता सबसे आखिर में पढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल, वो और बेगमपुरा एक्सप्रेस दोनों। हाँ मैं पढ़ता हूँ, मैं देखता हूँ यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों ने इस कविता को पढ़ा है और कईयों ने अच्छा पढ़ा है। मुझे पता नहीं मैं उन अपने रिसाइटर्स की तरह पढ़ पाऊंगा कि नहीं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। कविता का शीर्षक है प्रेम पत्र, जैसा सिद्धांत जी ने बताया। प्रेत आएगा किताब से निकाल ले जाएगा प्रेम पत्र, गिद्ध उसे पहाड़ पर नोच नोच खाएगा। चोर आएगा तो प्रेम पत्र चुराएगा, जुआरी प्रेम पत्र पर दाव लगाएगा। ऋषि आएंगे तो दान में मांगेंगे प्रेम पत्र, बारिश आएगी तो प्रेम पत्र ही गलाएगी। आग आएगी तो जलाएगी प्रेम पत्र, बंदिशें प्रेम पत्र पर ही लगाई जाएंगी। सांप आएगा तो डसेगा प्रेम पत्र, झिंगुर आएंगे तो चाटेंगे प्रेम पत्र, कीड़े प्रेम पत्र ही काटेंगे। सांप आएगा प्रलय के दिनों में, सप्तर्षि मछली और मनु सब वेद बचाएंगे, कोई नहीं बचाएगा प्रेम पत्र। कोई रोम बचाएगा, कोई मदीना, कोई चांदी बचाएगा, कोई सोना, मैं निपट अकेला कैसे बचाऊंगा प्रेम पत्र। अरे वाह, ये कविता हर बार सुनते हैं हम लोग, और पता नहीं कब से सुनते चले आ रहे हैं, और हर बार सुनते हैं और हर बार उतनी ही सेहरन दे जाती है कविता। धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा बद्री जी, थोड़ी सी बात ना, अब हम लोग थोड़ी सी बातचीत करना, टोन थोड़ा सा हम लोग वास्ट करते हैं, और वामपंथी आंदोलनों, कविताओं और तमाम विवादों के बारे में बात हो रही है, तो हम वहां पे भी बातचीत को धीरे धीरे ले चलेंगे। आपके बारे में कई कई बार ये बातें होती हैं हिंदी के पोएटिक स्फीयर में, हिंदी के लिटरेरी स्फीयर में, कि बीते दिनों में बद्रीनारायण ने अपना स्टैंड चेंज किया है। क्या अभी कुछ दिनों पहले एक वेबसाइट पे मैं आपका इंटरव्यू भी देख रहा था जो छपा है, और क्या बद्रीनारायण ने अपना पॉलिटिकल स्टैंड चेंज किया है? क्या वामपंथ से आप हटे हैं, आप सेंट्रिस्ट हुए हैं, या आप राइटिस्ट हुए हैं? क्या मतलब एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के तौर पे, क्योंकि हम मानते हैं, जो हम लोग देखते हैं कि हिंदी की कविता में खासकर आपकी राजनीतिक विचारधारा, आपकी सामाजिक चेतना खासा महत्व रखती है, क्योंकि हिंदी के संगठन आपस में बहुत लड़ चुके हैं आपस में, कौन किसके हाथ से पुरस्कार ले रहा है, कौन किसके साथ मंच पे बैठ रहा है, कौन नहीं बैठ रहा है, कौन किसके कार्यक्रमों में जा रहा है, कौन, इस तरह की बहस हिंदी में लंबे समय से होती रही है। आप अपने बारे में सर थोड़ा बताएं। देखिए, मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है कि मैं कवि भी हुआ और समाज वैज्ञानिक भी हो गया। अगर कवि होता तो बहुत अच्छा था, अकेला कवि होता तो शायद ढेर सारे विवाद जो खड़े हो रहे हैं वो खड़े नहीं होते। हुआ क्या कि जब मैं सामाजिक रिसर्चर हुआ, समाज वैज्ञानिक हुआ, तो ये मैं शिफ्ट कब हुआ सर? जी, ये शिफ्ट कब हुआ, सामाजिक रिसर्चर हुए आप? जैसे जैसे जब मैं अपने नौकरी में आया तो मैंने पीएचडी करी, फिर मैं जीबी पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट जो में आया, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट था। मैंने हिस्ट्री का स्टूडेंट था, लेकिन मैंने एंथ्रोपोलॉजी और पॉलिटिकल सोशियोलॉजी को मिला करके काम करना शुरू किया, जिसमें एक लिटरेचर का पुट भी था। यानी मैं कहता हूँ कि कई बार कि मैं अगर पोइट नहीं होता तो ऐसा समाज वैज्ञानिक नहीं होता जैसा मैं हूँ, और अगर समाज वैज्ञानिक नहीं होता तो शायद वैसा पोइट नहीं होता। शायद वो तहलका के इंटरव्यू में भी एक बार आया था आपके, शायद। हाँ 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 बिल्कुल, मैं वैसा मैं पोइट भी नहीं होता। लेकिन अब दिक्कत क्या हो गई? दिक्कत ये है कि जब मैं रिसर्चर हुआ और सोशल रिसर्च और खासकर पॉलिटिक्स को मैं हैंडल करता हूँ, जो बहुत हार्डकोर पॉलिटिक्स है, जहाँ जो सबसे विवादास्पद डोमेन माना जाता है, जहाँ पर आपको योगी आदित्यनाथ को पर बात करनी है, जहाँ पर आपको नरेंद्र मोदी पर बात करनी है, जहाँ पर आपको प्रियंका गांधी पर बात करनी है, जहाँ पर आपको दलित पॉलिटिक्स में दलित कॉन्शियसनेस में हो रहे चेंजेस को डिपिक्ट करना होता है, डॉक्यूमेंट करना होता है। तो उसमें हमारी, देखिए, हम एक बहुत ही न्यूट्रल
सोशल साइंटिस्ट के रूप में लगातार काम करते रहेंगे। जैसे जैसे सामाजिक परिवर्तन की गति जिधर जाती है वो हमें कहना होता है, वो हमें समझना होता है, डॉक्यूमेंट करना होता है और कहना होता है। जैसे कल अगर मान लीजिए मान लीजिए कांग्रेस का फिर से रिवाइवल हो जाता है, तो आपको भी समझना होगा और हमको भी समझना होगा। यानी हमारा काम कुछ कई बार जर्नलिस्ट की तरह भी होता है, क्योंकि आपको भी वो कहना पड़ता है कि भाई कांग्रेस क्यों रिवाइव करे, या बीजेपी क्यों फैल रही है, क्यों इसकी शक्ति बढ़ती जा रही है, संघ का क्यों इस तरह से अप्रिसिएशन है, दलित जनता में क्यों शिफ्ट है, क्यों बेनिफिशियरी कॉन्शियसनेस इतना पावरफुल हो गया कि उत्तर प्रदेश चुनाव को उसने बदल दिया। यानी हमने अपनी रिपब्लिक ऑफ हिंदुत्व किताब में जो बातें कही उसी तरह से उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस बार घटित हुआ। लेकिन उस किताब को बहुत गालियां दी गई कि भाई वो तो हम, अगर आप एक निष्प्रिय यानी किसी पॉलिटिकल पोजीशन से अलग हटके एक समाज परिवर्तन को समझने वाले जर्नलिस्ट के रूप में, एकेडमिशियन के रूप में अगर आप हमारे कामों को पढ़ें, तो उसमें आपको एक शिफ्ट जैसी कोई शब्द है ही नहीं। उसमें यह है कि एक लगातार जो भी चेंजेस हो रहे हैं सोशल प्रोसेसेस में, उसको ये एक सोशल साइंटिस्ट अपने ढंग से डॉक्यूमेंट कर रहा है, लिख रहा है, समझ रहा है, उन प्रक्रियाओं को कह रहा है। इसीलिए मेरी कई अवधारणाएं जो मैंने कहे थे वो लगातार उसी तरह से हुए सोशल पॉलिटिक्स में। तो वो हुआ। अच्छा, उसमें जब बीजेपी का 14 के बाद उभार हुआ, तो पहले हम लोग तो इसको समझ ही नहीं पाए कि कैसे हुआ। हम सारे लोग, क्योंकि एक हम खास तरह से एक मार्क्सिस्ट जो हमारा भी एक अनूठी थी, वो हमारे समाज वैज्ञानिक को भी काफी दिन तक उसने प्रभावित किए रखा, आगे हमें देखने नहीं देती थी। इस पे हमारे साथी नाराज होंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ विचार एक खास रूप से आपको आपके लेंसेस को सेट करती रहती है, तो सेट करती रहती थी। अच्छा, वो विचार कैसे बने थे? वो बने थे सब्यसाची की पुस्तिकाएं पढ़ करके। भाई संघ क्या है, सब हम लोग ने सब्यसाची को ही तो पढ़ करके सीखा था, और या बहुत हुआ तो रजनी पामदत्त को पढ़ के सीखा था, या बहुत हुआ तो कुछ और जो आरएसएस पर काम आए थे वो पढ़ के हम लोगों ने सीखा था। लेकिन जब हमने 14 के बाद जब ये एक तरह से जो जीत हुई बीजेपी की, तो हम लोगों ने समझने की कोशिश की कि क्यों हुआ। उसके पहले हम लोग देख रहे थे अपने कामों में कि क्यों हिंदुत्व का आइकॉन पॉपुलर हो रहे हैं, क्यों हिंदुत्व की चेतना फैल रही है। लेकिन उसको हम एक खास तरह की भाषा में कह रहे थे, जो भाषा बाइनरी के बीच बंधी हुई थी, कॉमनल, नॉन कॉमनल, ये वो। बाद में लगा कि इससे हमारा रेंज छोटा हो रहा है, हम उन पूरे प्रोसेसेस को समझ नहीं पा रहे हैं, जैसा क्योंकि वो फेल हो चुके थे। हम लोग 14 के चुनाव में हम सब फेल हो चुके थे। वो हम सबकी बड़ी हार थी समझने के लिहाज से, ये एज एकेडमिशियन उन चीजों को। बाद में हम लोगों को लगा कि क्यों ये हो रहा है, फिर हम लोगों ने समझना शुरू किया, और फिर तब रिपब्लिक ऑफ हिंदुत्व, और उसके पहले मैंने कई अखबारों में भी जो बातें कही थी वो कही थी। दलितों में उसके पहले मेरी किताब आई थी फ्रैक्चर्ड टेल्स, individuals in Dalit democracy, in Dalit individuals in Indian democracy, जिसमें हमने कहा था कि दलितों में 60 से ज्यादा जातियां अभी इनविजिबल है, वो अभी डेमोक्रेसी के दरवाजे पर भी नहीं आई हैं हटाने के लिए, और सिर्फ कुछ जातियां हैं जो विजिबल हैं वो, और उन्हीं के बीच बीजेपी ने अपना वो कार्यक्षेत्र बढ़ाया बीजेपी। तो वो शुरुआत वहां से हो चुकी थी इसको समझने की, और फिर रिपब्लिक ऑफ हिंदुत्व में उसको हमने ग्रामेटाइज किया उस पूरे प्रोसेस को। लेकिन उसको वामपंथी और गैर दक्षिणपंथी में रख दिया गया कि भाई ये तो अब आप अच्छा, उसी से फिर मेरी कविता को देखे जाने लगा कि भाई ये चूंकि इन्होंने कर दिया तो ये दक्षिणपंथी हो गए, ये संघ के प्रभाव में आ गए। और उनकी कविता, हालांकि कविता में राजेश्वर सिंह ने अच्छी बात कही है किसी जगह पे कि भाई कविता में आप कहीं भी आप किसी तरह का वो चीज वो नहीं है, क्योंकि कविता एक अलग तरह का माध्यम है ना, और रिसर्च एक अलग तरह का माध्यम है। लेकिन हाँ, कविता में भी अगर आप कल ये आपको व्याख्या करनी होगी, कविता में कहना होगा कि एक कैसे एक हमारी दुनिया बदल रही है, और उस दुनिया में किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं, उसको अगर पोएटिक रिएक्शंस करना होगा तो आपको इन चेंजेस को भी एड्रेस करना होगा अपनी तरह से। तो ये है सिद्धांत जी की मेरा जो समाज वैज्ञानिक होना कई बार कर्ज हो जाता है मेरी कविता के लिए, और खास करके उन लोगों के लिए जो हमारे पुराने मित्र थे, और वो इतनी भयानक आपके मित्र थे की बात कर रहे हैं आपके हैं, और इतनी क्रूरता भाषा में, यानी आप समझिए वो ये भी भूल जाते हैं कि आदमी 30 साल पहले से हमारे साथ 30 सालों तक हम इससे मिलते रहे हैं, इसके साथ बैठते रहे हैं, इसके साथ चाय पीते रहे हैं। इतनी क्रूरता
मुझे लगता है कि अगर किसी भी विचार की भाषा में है तो मुझे लगता है कि वो उसको आत्ममंथन करना चाहिए कि तो क्यों है वो ऐसे। जो मित्र हैं, मतलब मैं इस पॉलिटिक्स को समझते हुए भी थोड़ा ब्रेक डाउन करके इसलिए पूछ रहा हूँ कि इसको, इस वीडियो को बहुत सारे लोग देखेंगे तो शायद हाँ। उनको समझ में आए बातें ज्यादा, थोड़ा ज्यादा। तो क्या वो आपके जो मित्र थे, जो अब आपके समाज विज्ञानी होने को, आप समाज वैज्ञानिक होने के जो मेंटल डोमेन को आप थोड़ा सा एक एक ट्विस्ट दे रहे हैं समय के हिसाब से, पॉलिटिकल इक्वेशंस को बनते बिगड़ते देख के जो आपकी सोचने का तरीका बदल रहा है, तो आपके वो मित्र जो अभी बिदक रहे हैं, जो क्रूर हो रहे हैं आपके प्रति, क्या वो वामपंथी थे, वामपंथी हैं? देखिए, मैं कह रहा हूँ जो बॉटम पे चेंजेस हो रहे हैं ना, वो हमारे विचारों को प्रभावित करते हैं। वो हमें, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि दलितों में एक बड़ा शिफ्ट आने जा रहा है, ये चुनाव के 4 महीने पहले हमने कहना शुरू कर दिया था। और वो शायद आपके यहाँ भी किसी इंटरव्यू में कहा था मैंने, और जगह भी कहा था कि और वो बीजेपी की तरफ जा रही है, और वो उसके लिए एक नई तरह की सब्जेक्टिविटी फॉर्म हो रही है दलितों में, जो स्टेट इन्फ्लुएंस सब्जेक्टिविटी है, जिसमें कि बेनिफिशियरी कॉन्शियसनेस का उभार हो रहा है। यानी वहाँ कास्ट से ज्यादा जो दलितनेस से ज्यादा एक बेनिफिशियरी होने की चेतना बन रही है। तो अब इसने हमारे जो पोजिशनिंग को तय किया। अब इसको आप चाहे राइट कहें, चाहे लेफ्ट कहें, चाहे जो भी कहें, तो यहाँ से वही जब हम पहले देख रहे थे, जहां पर उसमें एक तरह का क्रिटिक था, वो क्रिटिक धीरे धीरे खत्म हो रहा है दलित कम्युनिटी में स्टेट के प्रति। और स्टेट इज ऑल परवेसिव, स्टेट लगातार फैल रहा है हमारे जीवन में। तो आपको स्टेट को एड्रेस करना होगा, आपको अपने उसमें। खैर, आपने जो दूसरा सवाल किया साथ में, तो मैं ये कह रहा था कि जो चेंजेस हो रहे हैं उससे हमारी राइटिंग, यानी हमारे समाज वैज्ञानिक डॉक्यूमेंटेशन को वो प्रभावित करते हैं। हमारी कोई आइडियोलॉजी नहीं प्रभावित करती है। वो कल अगर किसी और का भी उभार होगा तो हमें समझना होगा। मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ, मैं पहले कह चुका हूँ। दूसरा, हाँ, ये देयर आर टू लेफ्ट, हमारे एक मित्र कहा करते हैं, यानी गुड लेफ्ट एंड बैड लेफ्ट। तो देयर आर बैड लेफ्ट आल्सो, तो मोस्ट ऑफ देम आर बैड लेफ्ट। ज्यादा लोग बैड लेफ्ट से हैं। बैड लेफ्ट है। क्यों है? जो लोग हमें गालियां दे रहे हैं, क्यों बैड लेफ्ट है? और भी गाली देंगे इस सुनने के बाद शायद। वो इसलिए बैड लेफ्ट हैं क्योंकि उन्होंने 30 सालों से अपने विचार का विस्तार नहीं किया, विचार को आगे नहीं बढ़ाया। उनका सोचने का ढंग वैसे ही है जैसा 30 साल पहले था, या 40 साल पहले था, या 50 साल पहले था। उन्होंने अपने को विकसित ही नहीं किया। कविता लिख लेना, कहानी लिख लेना, आलोचना लिख लेना अलग बात है, लेकिन अपने को विकसित करते रहना कॉन्स्टेंटली। और जब नहीं करेंगे तो धीरे धीरे आपकी विचार भी क्षरण होगी, आप में निगेटिविटी बढ़ेगी, आप में पॉजिटिविटीज खत्म होती जाएगी। समाहार की जो प्रवृत्ति होती है किसी भी राजनीतिक विचार की, सफलता होती है वो कितना लोगों को अपने में समाहित कर पाता है, और उसके लिए बहुत जरूरी होता है वो कितना अपने को एक्सपैंड कर पाता है। यानी जो खूबी है हिंदुत्व की पूरी मोबिलाइजेशन की, उसने लगातार अपने को एक्सपैंड किया और लगातार जोड़ा है। आप चाहे उसको गलत कहिए चाहे सही कहिए। ये क्यों नहीं वामपंथ कर पा रहा? इतना एक्सक्लूसिव है, सबको निकाल देना, सबको छांट देना, यानी इतनी प्योरिटी। अच्छा, प्योरिटी के बाद बचेगा क्या? एक छोटी सी कोई वृत्त बच जाएगी, वो वृत्त करेगी क्या? ये एक बहुत अच्छी बात कांशीराम जी कहते थे। कांशीराम जी की तो मैंने जीवनी लिखी है जी। वो कहते थे कि मैंने महाराष्ट्र के अम्बेडकराइट आंदोलन से सीखा कि कैसे अम्बेडकराइट आंदोलन नहीं चलाया जाना चाहिए, कैसे नहीं चलाया जाना चाहिए, नहीं चलाया जाना चाहिए। क्यों? उनके फेल्योर से मैंने सीखा। उसमें वो कहते हैं कि ये क्या, जहां भी इकट्ठे हो जाते हैं तो 15 लोग तो स्टडी सर्किल करेंगे और गालियां देंगे दूसरे को। ये कांशीराम जी कह रहे हैं। तो सेम यहाँ पर है कि यहाँ तो स्टडी सर्किल खत्म ही हो गया है। स्टडी सर्किल हम लोग के समय में था 30 साल पहले। यहाँ पर 10 इकट्ठे होंगे और दूसरों को गालियां देंगे। और आप तो सोशल साइट हो गया है, इकट्ठा भी होने की जरूरत नहीं है, घरों में रहिए, एक फेसबुक पर लिख दीजिए, वो सामने पढ़ने वाला परेशान होगा, दुखी होगा, और आप अपना मजा लीजिए, और उसमें सब मजा लेने वाले मजा लेते रहते। तो ये मैं कह रहा हूँ दे आर बैड लेफ्ट। क्यों बैड लेफ्ट है वो मैंने बताया। गुड लेफ्ट जो है उसने इस किताब को भी अप्रिशिएट किया, यानी जो रिपब्लिक ऑफ हिंदुत्व को बहुत बड़े जो हमारे समाज वैज्ञानिक हैं जो प्रोग्रेसिव विचारों से जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी समझा है कि ये जरूरी किताब थी और ये काम हम लोगों को करना चाहिए था। हम लोगों ने नहीं किया और बद्री ने इस काम को किया है, रिस्क लेके किया है, खतरे लेकर के किए हैं, तो हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इस पूरी बहस में ना बद्री जी, मुझे राजेश जोशी जी जिन्होंने आपकी पहले कविताओं को एडिट किया है,
और उसको लेकर हिंदी में एक छोटा सा विवाद हुआ था अभी कि उन्होंने भूमिका लिखी और फिर किसी ने किसी आयोजन की फोटो लगाई जिसमें आप किसी किताब के अनावरण वगैरह में शामिल थे, और उस पर राजेश जोशी ने जो कहा है वो महत्वपूर्ण है, उस पर भी विवाद हो रहा है, उस पर सबके अपने तर्क हैं। उन्होंने कहा कि मैं बद्रीनारायण एक कवि को और बद्रीनारायण एक समाज विज्ञानी को और उनके जो तमाम दूसरे ऑपरेशंस हैं कवि से अलग, उनको अलग रख के देखता हूं, और कवि के तौर पे उन्होंने आपकी तारीफ की है। तो उस पर भी हालांकि कुछ लोगों ने, नरेश सक्सेना वगैरह ने, कुछ लोगों ने अपना अपने अपने तरीके से उसको अपने अपने तर्कों से उसको काटने या डिफेंड करने की सब लोगों ने कोशिश की है। तो राजेश जी ने भी इस पर, जिन्होंने भूमिका लिखी है प्रतिनिधि कविताओं की, जिसका चयन किया है जिन्होंने, उन्होंने भी ऐसा कहा। नहीं, मुझे लगता है कि राजेश जोशी ने बात सही कही है, क्योंकि देखिए वो कवि के रूप से हमारे जुड़े हुए हैं। उन्होंने शायद मेरे समझ वैज्ञानिक काम पढ़े नहीं है और उनको फॉलो नहीं किया है कैसे कैसे हमने, उन्होंने लिखा ही है, हाँ, हमारे कामों में कैसे चेंजेज आया, जरूरतें क्या थी, क्या हमारे, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो ये सारी बातें हमने उनको कभी एक्सप्लेन भी नहीं करी है, क्योंकि हमारी मुलाकातें उस तरह से नहीं हो पाती हैं। काशीराम की जीवनी पर उन्होंने कहा था कि वो जब लिखा था तो मुझे अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि वो अस्मितावाद की, काशीराम अस्मितावादी आंदोलन से जुड़े थे और वामपंथी मूवमेंट, आइडेंटिटी मूवमेंट को नहीं मानता था। सही है, मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मेरा कहना है कि एक समय में आपको अस्मितावाद, खासकर मार्जिनल कम्युनिटी के लिए आइडेंटिटी जरूरी होती है। वो एक समय के बाद वो उसके लिए कर्ज हो जाती है, यानी उसको ही खाने लगती है। जो आइडेंटिटी उसको शक्ति देती है वही उसको खाने लगती है। जब तक आप उस डायलेक्टिक्स को नहीं समझेंगे तब तक आपको काशीराम का महत्व पता नहीं होगा। तो काशीराम ने दलितों में जो बड़ा जागरण किया, वो जागरण आइडेंटिटी से किया है, लेकिन उस आइडेंटिटी को उन्होंने लगातार रेडिकलाइज करते गए थे वो अपने पीरियड में। बाद में वो नहीं रहे तो वो जम गई और आज मायावती के सफलता के रूप में दिखाई पड़ रही है, यानी फ्रीज हो गई। तो आइडेंटिटी को भी मैं इस तरह से डिफेंड करता हूँ, लेकिन वो आइडेंटिटी ही की चेतना ही आगे बढ़ करके किसी और रूप में भी आ सकती है। तो राजेश जोशी का ये कहना, मैं उनको भी बहुत गालियां सुननी पड़ी मेरे कारण, मुझे इसका बहुत दुख है कि भाई मैं तो सुन ही रहा था, वो उनको भी सुनना पड़ा। और गाली देने वाले ऐसे लोग हैं जो मोस्ट ऑफ देम आर नॉट इन, कभी भी नहीं हो सकते जीवन में, चाहे जितना छाप लें, जितना लिख लें। राजेश जोशी की ये कविता के बराबर उनको शायद उनके पूरे संकलन 5 छाप लें तो शायद नहीं होगा, लेकिन उन्होंने भी उनको गालियां, तो वो अलग बात है और मैं उस पर कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। मेरी बहुत सारी बातें हैं, मैं उन सब लोगों को कह सकता हूँ, बता सकता हूँ, लेकिन वही है कि कोई बात, मुझे वो कविता याद नहीं है, वो शायद है ना कि कोई बात गालिब का है कि अगर मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे मुंह में जुबान नहीं है। वो एनीवे, आपने जो वो आयोजन की बात की कि उसको लेकर के कुछ विवाद हुआ और ये हुआ, तो देखिए हम एक इंस्टीट्यूट में, सरकारी संस्था में काम करते हैं, हम हेड है इस इंस्टीट्यूट के, जैसे वाइस चांसलर्स, हम वाइस चांसलर्स तो नहीं है, बट ये है कि एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट का हेड है। तो हमें बहुत सारे काम ऐसे करने होते हैं जो वाइस चांसलर्स को भी करने होते हैं, यानी उस किताब पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में डिस्कशंस हो रहे हैं, बातें हो रही हैं। हमारे यहाँ भी एक आयोजन हुआ था, मैं उसमें एक निदेशक के रूप में शामिल था और मैंने उसमें कुछ ज्यादा बात भी नहीं कही है। उसमें आप पढ़िए जो जिस कटिंग को लगाया गया है उसमें हमने क्या कहा है, मैंने कुछ ज्यादा कहा भी नहीं है। सिर्फ एक आयोजन हुआ हमारे यहाँ, उसमें मुझे शामिल तो, लेकिन उसको लेकर के सिर्फ वो फोटो लगा करके और ढेर सारी हमें वो बातें की गई। और फिर जैसा आपको पता है सोशल मीडिया में होता है कि एक बार अफवाह चली तो कोई ये भी नहीं देखता है कि उसमें क्या कहा है, कि एक लाइन पढ़ के भी तो देख लेते हैं उस न्यूज में क्या है। अच्छा, न्यूज की भी आपको पता है कि न्यूज कवरेज कैसे होती है, जो आधा सूधा टूटा फूटा जो लोकल न्यूज पेपर्स छापते हैं ऐसे तो रिपोर्टिंग होती नहीं है कि आपने क्या कहा। तो वो हुआ उसको लेकर के जो लोग हमको, यानी शायद उनको इस बात का गम है कि मैं क्यों कविता में हूँ, मैं क्यों साहित्य में हूँ, तो भाई वो मुझे धक्का देके बाहर कर देना चाहते हैं ना, इस वृत्त से ही निकाल दो। तो जैसे कहते हैं ना कि कोई अनटचेबल किस्म का व्यक्ति है यहाँ, इसको निकाल। तो ये अनटचेबिलिटी हमने शुरू से भी फेस करी है, जब हम लेफ्ट मूवमेंट के प्रभाव में थे तब भी फेस करी है एज ए पोएट, और आज तो एज ए जो भी है आप उसके रूप में। मैं कभी नहीं कहता मैं क्या हूँ नहीं, लेकिन तो वो लोग, उन लोगों को जो भी खुन्नस रही होगी या है भी, उसको उन्होंने इसके साथ चस्पा कर दिया और करके फैला दिया। जब आपको पता ही है इस पर एक भीड़ चाल की तरह लोग बोलना शुरू कर देते हैं। मैं कुछ नहीं बोलता, मैं सोशल साइट पर आई नेवर रिस्पॉन्ड एंड आई विल नॉट रिस्पॉन्ड।
मैं आपके प्रोग्राम में बोल रहा हूँ, पहली बार इस मुद्दे पर मैंने कहीं नहीं बोला है और मैं कहीं बोलना भी नहीं चाहता हूँ। अपना मेरा काम ही बोलेगा, हम काम करते जाएंगे। जब हाँ, अब उसमें हमें गलत समझने के तमाम चांसेस हैं, क्योंकि जब मान लीजिए कल जो पॉलिटिकल सीन बदलता है तो हमें वो बात तो कहनी होगी कि वो सीन बदला है। तब ये लोग जो आज तारीफ कर रहे हैं वो गालियां देंगे, और जो गालियां दे रहे हैं वो चुप हो जाएंगे। यानी उनके मन की बात होगी तो चुप हो जाएंगे, तारीफ नहीं करेंगे, और जिनके मन की बात नहीं होगी वो गालियां देंगे। लेकिन हमें एक सोशल साइंटिस्ट डॉक्यूमेंट करता है प्रोसेसेस को, और उसमें जो भी चेंजेस हो रही होती है उसको कहना पड़ता है। उसमें वैल्यू जजमेंट वो नहीं दे सकता। एक एक्टिविस्ट और एक सोशल साइंटिस्ट में फर्क होता है। मैं एक्टिविस्ट नहीं हूँ, और मैं किसी लेफ्ट मूवमेंट में था भी तो उसका किसी पार्टी का मेंबर नहीं था। मैं एक साहित्यिक संगठन से जुड़ा हुआ था जहाँ बहुत ही फ्रीडम होनी चाहिए, और थी भी एक समय में शायद। तो वहाँ सेंट्रिस्ट भी आप हो सकते थे, आप एक खास तरह से क्रिटिक भी हो सकते हैं। हम लोग ये सारी क्रिटिसिज्म जो मैंने अपनी किताब में की है लेफ्ट लेंस की, वो हम लोग अपनी बातों में करते रहते हैं। सारे लेफ्टिस्ट बात करते हैं, भाई हम लोग ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं और चीजें यहाँ रुक गई हैं, हमारे नजरें देख ली, ये सब बातें कहते रहे। लेकिन बद्री नारायण ने कह दिया, और वो कह दिया उसमें एक हिंदुत्व के संगठन की शक्ति को जो बताने वाली किताब है, तो वो गलत करती है। अच्छा, ये जो जिस इस समय की बात कर रहे हैं, जो आपके सोचने को एक जो खाद पानी मिल रहा था जिस समय, और वामपंथ वाला जो पूरा टेम्परामेंट था सारा, तो क्या अभी उस समय को पीछे मुड़ के देखते हैं? जैसा आप बता रहे हैं कि वो लोग बैड लेफ्ट में ज्यादा लोग हैं, वो 10 लोग जुटते हैं तो घरों से बैठ के ही गालियां दे रहे हैं, तमाम चीजें, तो क्या वहां पे रहने का कोई रिग्रेट है सर आपको? नहीं, देखिए, रिग्रेट नहीं होता किसी चीज का जीवन में। जीवन हमेशा आगे बढ़ता जाता है, और हर जगह हमें रेडी होना चाहिए कि एक समय में हमें किसी भी सोशल प्रोसेस से हम जुड़े रहे तो वहां से कुछ ना कुछ सीखा ही है। लेकिन इसका जरूर दुख है कि जो लोग जिन लोगों ने अपने को विकसित नहीं किया, वो हमारे जो हम अपने चेतना में जो हमारे परिवर्तन आ रहे हैं उसको वो लोग मिसरीड कर रहे हैं। और वो मिसरीड कर रहे हैं क्योंकि उनकी आदत ही यही है। उन्होंने पूरे, आपको पता है जिस तरह से हमारे बहुत सारे बड़े बड़े साहित्यकारों को मिसलीड किया गया, उनको कई बार तो निकाला गया संगठनों से। क्या हुआ पॉलिटिकल पार्टी में, ये जो होता है बहुत ही, ये जो प्यूरिटनिज्म है वो आपको कई बार मारती है। और आप अपने जीवन में प्यूरिटन है भी नहीं, वो सारा काम आप करते हैं जो और लोग करते हैं, लेकिन आप में आग्रह है कि भाई हम तो बहुत। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मैं थोड़ा इस कविता से बार बार मुझे सोशल साइंस पर आना पड़ रहा है, कि जैसे आपको लगता है मार्जिनल कम्युनिटी वैसी है जैसा मार्क्स ने देखा था, वैसे ही होनी चाहिए, या मार्जिनल कम्युनिटी वैसी ही है जैसा कि अम्बेडकर ने सोचा था, वैसे ही होना चाहिए। नहीं है, उसको अपनी जरूरतें हैं, उसको जो रोटी चाहिए, उसको जीना है, उसको आगे बढ़ना है, उसको वो सब कुछ उसको चाहिए जो आपको भी चाहिए। उसके लिए वो सारे रास्ते जो आपके हैं वो उसके भी हैं। तो आप उसको एक तरह से आप अपने कल्पना लोक, सत्य लोक बनाना चाहते हैं, और उसके लिए आप दूसरों को गालियां दे रहे हैं जो बता रहा है कि नहीं भाई ये आप अपने कल्पना लोक से बाहर निकलो, वहां पर ये चेंजेस हो रहे हैं, उसको समझो। नहीं समझोगे तो खत्म तो हो ही गए हो, थोड़ा और जो बच्चे वो खत्म हो जाओ। बद्री जी, आपको साल 1992 में मिला था ना भारत भूषण अग्रवाल? जी, 92 में मिला था ना भारत भूषण अग्रवाल? हाँ बिल्कुल। भारत भूषण अग्रवाल हिंदी का एक बड़ा प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है, जिन्हें ना पता हो। हर साल कवियों को दिया जाता है। 35 वर्ष से कम उम्र के कवियों को। अब उसकी आयु में सीमा में शायद कुछ परिवर्तन किए गए हैं जो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है। तो बद्री जी को साल 1992 में मिला था। लेकिन मैं आपसे पर्सनली बता रहा हूँ यहाँ पे, मतलब लल्लन टॉप के मंच से बता रहा हूँ, लेकिन पर्सनली बता रहा हूँ, मैं पुरस्कारों के बारे में यही मानता हूँ, मैं एकदम दिल से बता रहा हूँ, मैं पुरस्कारों के बारे में मानता हूँ, चाहता हूँ कि वो बंद हो जाए। साहित्य के सारे पुरस्कारों को मैं चाहता हूँ कि वो बंद हो जाए। मतलब वो कितने अपारदर्शी और कितने फेवरेटिज्म से भरे हुए हैं, इतनी सारी बहसें, और उनकी घोषणा होने के बाद हिंदी में इतनी सारी लड़ाइयां हुई है ना, कि मैं उसको देख के चाहता हूँ कि यार बंद हो जाए। इससे अच्छा आलोचना की कुछ अच्छी पत्रिकाएं फिर से शुरू हो, कुछ लोग अच्छे से आलोचनाएं लिखें जिम्मेदार तरीके से, तो वो होना चाहिए। बहरहाल सर, जिस समय आपको भारत भूषण अग्रवाल मिला था, वो एक बड़ा समय था देश के लिए भी, और एक बड़ा पॉलिटिकल शिफ्ट हो रहा था हमारे यहाँ। बाबरी मस्जिद विध्वंस हो रहा था अयोध्या में, और उसके बाद बीजेपी
को एक बड़ी नींव मिलती है देश में अपनी पॉलिटिक्स करने की। इसके बारे में तो लगभग सभी लोग सहमत हैं। और उस केस का क्या होता है वो अलग मुद्दा है, लेकिन अब का समय तब से लेकर लगाया अब तक 2022 में हम खड़े हैं, आपको पुरस्कार मिले हो गए 30 साल हो गए। क्या राजनीतिक सीन क्या देखते हैं, राजनीतिक और सामाजिक सीन क्या दिख रहे हैं, कहाँ पे राजनीतिक सीन है आज आज का देखते हैं, ये पूछ रहे हैं? हाँ हाँ आज देखिए 90 में जो परिवर्तन हुए, हम लोग उस समय रिशेप हो रहे थे। 90 हम लोगों को बना रहा था और उसको हम थियराइज नहीं कर पा रहे थे कैसे बना रहा है। इसी का परिणाम था कि हम लोगों ने एक सेल्फ नैरेटिव, एक और साथ साथ एक फोक नैरेटिव, एक लोक के साथ संवाद, ये सारी चीजें उस समय आई थी। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का दौर था, आइडेंटिटीज उभरने शुरू हो गए थे और खोने का, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन जब आया तो सबसे बड़ा खतरा आपके अपने आइडेंटिटीज पर हुआ, जो जहाँ था तो खोने का खतरा, अपने पहचान के लुप्त होने का खतरा उस समय बढ़ना शुरू हुआ। और वो एक इतना बड़ा डिपार्चर है इंडियन इकोनॉमी में, इंडियन पॉलिटिक्स में, इंडियन सोसाइटी में। आज क्या आपको लगता है कि जो हिंदुत्व का मूवमेंट आगे बढ़ रहा है, इसमें वो 90 का जो परिवर्तन है, जिसने जो इकोनॉमिक चेंज है, इसने हमारे यहाँ एक मिडिल क्लास खड़ा किया, जिस मिडिल क्लास के अपने आग्रह हैं, जिसको धर्म भी चाहिए, जिसको आइडेंटिटी भी चाहिए, जिसको वो सारा वहां से शुरू होता है। यानी मैं कई बार कहता हूँ कि कांग्रेस ने ही वो सारे आधार दिए, जिन सारे आधारों पर आज बीजेपी इतनी शक्तिवान बन के खड़ी है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। मैं अयोध्या में था एक बार रिपोर्टिंग के सिलसिले में, और मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था जो बाबरी मस्जिद विध्वंस केस में एक्यूज थे। ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत हो रही थी कुछ लोगों से, उन्होंने कहा कि बीजेपी ने और आरएसएस ने, हिंदू परिषद ने, इस तरह के संगठनों ने जो मदद की, कांग्रेस ने हमारी बड़ी मदद की, इस मोबिलाइजेशन में कांग्रेस ने बड़ी मदद की हमारी। ये तो जर्नलिस्ट इंटरप्रिटेशन हो सकता है और आपको शायद हमसे ज्यादा पता होगा, मैं उसमें ज्यादा नहीं बोलता हूँ। मैं प्राय इस तरह की खबरों को ही कहता हूँ कि भाई समाज वैज्ञानिक प्रोसेसेस को समझता है, आप लोग इवेंट को समझते हैं। तो इवेंट ऐसा हुआ होगा, हमारा ये कहना है कि जो सामाजिक स्ट्रक्चर खड़ा हुआ, जो एस्पिरेशंस खड़ा हुए, आज जो एस्पिरेशंस की बात नरेंद्र मोदी जी बार बार करते हैं, वो एस्पिरेशंस की शुरुआत 90s ने पैदा करी। यानी आपका मिडिल क्लास बढ़ना शुरू हुआ, आप में कंज्यूमरिज्म बढ़ना शुरू हुआ, आप में चाहते बढ़नी शुरू हुई, और वो चाहते रूट की खोज शुरू हुई। आपको जमीन चाहिए, आपको अपना धर्म चाहिए, आपको अपनी आइडेंटिटी चाहिए, ग्लोबलाइजेशन, ये सब, इन सब ने आकर के आपको वो एक आधार तैयार किया जिसमें बीजेपी को आना ही था। यानी आप समझिए इनएविटेबल था। और जब तक इस समय का इम्पैक्ट रहेगा, बीजेपी को अक्षुण्ण है, बीजेपी को पराजित करना मुश्किल है। बीजेपी की अपराजयता सिर्फ नेताओं की अपराजयता नहीं है, सामाजिक प्रक्रिया की अपराजयता है, जिसको शायद हमें समझना होगा। और दूसरी बात यह है कि इस प्रक्रिया में जब ये जो कोरोना आया, इसने एक रप्चर किया, इसने एक तरह से रप्चर किया इस कंटिन्यूम को। लेकिन वो रप्चर ज्यादा दिन चल नहीं पाया और फिर हम लोग उसी पाथ पर, यानी फिर लालच, लोभ, चाहते, वो सारी चीजें बढ़ने लगी। तो वो फिर कोरोना ने एक बार एहसास दिलाया था कि भाई जो दुनिया फानी है ना, चला जाना है। लेकिन अब फिर सब लोग उसी रास्ते पे आ गए हैं, तो क्या करिएगा, दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ। आप सोशल मीडिया पे जो बवाल चल रहा है, आप उसमें तो शामिल नहीं ही होते हैं, आपने बता दिया, और आप नहीं भी होंगे, लेकिन आई एम श्योर कि पढ़ना लिखना चल रहा होगा बद्री जी आपका। किन हिंदी के किन समकालीन कवियों को मौजूदा समय में, कुछ साल पहले भी अगर देख लें तो आप पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे मैं एक और सवाल क्लब कर दे रहा हूँ आपके लिए, उनको देखकर आपके मन में सबसे अधिक चिंता क्या कौंधती है? कवियों को देखकर, अभी सक्रिय कवियों को देखकर किनको पढ़ते हैं, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, वो भी बताइए, या और ये भी बताइए कि क्या देखकर कौन सी चिंता लगती है? एक तो जैसा आइडेंटिटी मूवमेंट्स ने अपने कवि पैदा किए, ट्राइबल्स, दलित, महिलाएं, अपने कवि, अपने रचनाकार पैदा किए, उसमें से कुछ बहुत अच्छे स्वर हैं निकले। लेकिन अब वो भी एक क्षरण के दौर से गुजर रहे हैं। अब उनके डिक्शंस फ्रिज हो गए हैं, नया डिक्शन उभर नहीं पा रहा है।
उसका कारण वो क्राइसिस है, जो आइडेंटिटी मूवमेंट की क्राइसिस है। आइडेंटिटी मूवमेंट एक समय के बाद, जैसे हमने कहा, कि वो ऑप्रेसिव होने लगती है, वो आपको ही खाने लगती है, वो आपको कमजोर करने लगती है। तो वो चीजें, उन चीजों के कारण ये जो तीनों चारों तरह की जो आइडेंटिटी एस्पिरेशन से पैदा हुई रचनाएं हैं, उनके साथ सामने भी संकट है। तो एक तो ये हो गया। इसके अतिरिक्त कवि, यानी कवि के रूप में जो रिसर्च करते हैं, हम कवि हैं, मतलब हमारी कोई आइडेंटिटी पोएट्री नहीं है, बट हम कवि हैं और हम साहित्यिक कवि हैं, चाहे जो भी कहें। उनमें मुझे तो लग रहा है कि बहुत कम वॉइसेस हैं जो अपने समय को समझ पा रहे हैं और अपने समय में हो रहे परिवर्तनों के साथ अपने को जोड़ पा रहे हैं। कहीं कहीं आपको उसके ग्लिम्पसेस दिखाई पड़ते हैं डॉक्यूमेंटेशन में, क्योंकि पोइट्री डॉक्यूमेंट भी करती है एक्सपीरियंसेस को, तो डॉक्यूमेंटेशन में कहीं कहीं वो दिखाई पड़ती है। लेकिन जब तक वो आप उसकी, कहते हैं, आत्मा को नहीं पकड़ेंगे, तब तक आप बड़ी रचना खड़ा नहीं कर सकते। वो उस परिवर्तन की आत्मा को कैसे पकड़ेंगे? वो तो देखना ही नहीं चाहते हैं कि परिवर्तन हो रहा है, वो तो उसी तरह से देख रहे हैं जैसे कि आज से। तो सिर्फ वो उसी भाषा में, ना फॉर्म में कुछ नयापन दिख रहा है, न डिक्शन में नयापन दिख रहा है, न विचार में नयापन दिख रहा है। यानी तो एक बड़ी क्राइसिस से हिंदी कविता इस समय गुजर रही है। और मैं नहीं कहता कि उपन्यास और कहानी ने कितना हिंदी साहित्य को मजबूत किया है, वो तो उस पर मेरा कोई काम नहीं जाता, लेकिन मैं एज ए पोइट मैं समझता हूँ कि ये क्राइसिस का दौर है कविता के लिए। और क्राइसिस का दौर सिर्फ इसलिए है क्योंकि कवि अपने भीतर एक नयापन नहीं विकसित होने देना चाहते हैं। वो रिस्ट्रेन लिख रहा है थोड़ा, क्योंकि वैचारिक रिस्ट्रेन इसलिए करते हैं क्योंकि उनको बार बार लगता है कि अगर हम नहीं करें तो हमको बाहर कर दिया जाएगा। यानी हम अगर कोई नई वॉइस से कविता लिखेंगे तो हमको निकाल दिया जाएगा इस उससे। तो आसान है, आसानी की कविता आप लिखते रहिए, 4 लोग आपकी तारीफ करते रहेंगे, 4 पत्रिकाएं उसमें आप छपते रहेंगे, एक लिमिटेड सर्कल में आप बुलाए जाते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, दुनिया चलती रहेगी, जीवन कट जाएगी। हाँ, तो आपकी एक कविता है और वो मुझे बहुत रोचक लगती है। जैसे सारी सभ्यताओं का विकास जो है मशीनों ने, मतलब मनुष्य मशीन जो है, मुझे लगता है इस दुनिया का सबसे बड़ा आविष्कार है और उनके कोर में है मेटल। और आपकी कविता है मेटल पे, लोहे पर है, बी स्पेसिफिक, विश्वकर्मा पूजा पर। हाँ, वो मतलब सभ्यता के विकास को पूरा दर्ज करती है। मैं अभी किसी को बोलूं कि आपकी अगर प्रतिनिधि कविताओं में से भी 5-6 कविता किसी को सुझानी हो मुझे, तो मैं विश्वकर्मा पूजा पर जरूर सबको सुझाऊंगा कि ये जरूर पढ़नी चाहिए सबको। क्या कहानी है सर उसकी? देखिए सिद्धांत जी, सृष्टि के विकास में आपको पता है कि लोहे ने आकर के पूरे प्रगति गति को बदल दिया। यानी लोहा जब तक नहीं था तब तक बहुत स्लो था। लोहा आया तो चक्के आने लगे, लोहा आया तो चक्के की गति बढ़ने लगी। चक्के तो पहले ही थे, व्हील्स पहले थे। तो लेकिन ये कविता पैदा ऐसे होती है कि एक इलाहाबाद से आगे जाएंगे तो लोहागरा नाम की एक जगह है जी। लोहागरा, और लोहासुर, आपको आपने सुना होगा, लोहा के लोहासुर भी होता है, लोहागरा भी है। तो लोहा आप ट्राइबल में देखेंगे तो एक अगरिया कम्युनिटी है जो खुद पहाड़ों से लोहा निकालती है और बनाती है। तो लोहा एक तरह से हमारा आदिम जीवन में गति को लाने और विकास की गति को तेज करने का सबसे बड़ा माध्यम है। और दूसरा लोहा हमारे जीवन में मिथक के रूप में, यानी ये भी कहानी कहता है कि कैसे हमारे ट्राइबल कल्चर्स के बहुत सारी कम्युनिटीज जो इम्पोर्टेंट थे पहले, वो धीरे धीरे मार्जिनलाइज होते गए, उनको यानी उनको हंसी पर डाला गया। और लोहा किस तरह से जो पावरफुल है उसके हाथों में चला गया, मार्जिन के हाथ से निकल के पावरफुल के हाथ में चला गया। और वो जो लिबरेशन का माध्यम था वो ऑपरेशन का माध्यम हो गया। यानी जो उनको मजबूत करता था वो ऑपरेशन का माध्यम हो गया। तो ये इस ट्रांसफॉर्मेशन को कविता दर्ज करती है। तो विश्वकर्मा पूजा के दिन सिफ्ट है, देखिए सिफ्ट देखना है तो ये सब सिफ्ट देखना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए कि वो ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ। हाँ हाँ, तो विश्वकर्मा पूजा के दिन ही लिखी गई थी वो? नहीं, उसका शीर्षक है विश्वकर्मा पूजा। अच्छा, क्योंकि विश्वकर्मा का लोहा के साथ बहुत हाँ, उस दिन वो काम बंद कर देते हैं सारे और पूजा करते हैं, सफाई करते हैं सुबह से। मुझे पता है बनारस में वो चने लेकर आते हैं प्रसाद में, सूजी का हलवा लेकर आते हैं। सर वो सुना दीजिए कविता प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। कविता का शीर्षक है सिद्धांत जी, विश्वकर्मा पूजा पर। जी।
वे सब लोहार थे विश्वकर्मा के दरबार के। वे लोहे का असली गुण जानते थे उसकी सच्ची गंध। उन्होंने ही सबसे पहले पर्वत श्रृंखलाओं से लोहा खोजा था। वे दुखी थे, लोहे के लिए दुखी थे। लोहा जिसकी स्तुति में रचे गए हैं कई श्लोक, उसी से सुदर्शन चक्र बना था जिसने मारा था विंध्य पर्वत में सुदाम। सुना है कि सुदाम संपूर्ण आर्यावर्त में लोहे का सबसे अच्छा कारीगर था, और यह हत्या पूरी सभ्यता में लोहे से की गई पहली हत्या थी। इसी से मारा गया था उसका लोहासुर, और यह लोहे से की गई दूसरी हत्या थी। तीसरी बार तो इससे मारे गए थे अनेक, और इसी से वधिकों ने खूबसूरत चिड़ियों और हुलस्थी हिरणियों को मारा था। इसी से वह तलवार बनी थी जिससे शंभुक का सर कटा था। इसी से बना था वो खंजर जिसे अमीना बी की कोख में उतार दिया गया था। इसी से बंदूक की नली बनी थी जिससे भोजपुर में मारे गए थे नगीना राम, और 70 के दशक में पूरी गंगा घाटी में हुए नरसंहारों में यह महत्वपूर्ण हथियार साबित हुआ था, जिसने यहाँ के जीवन में किया था महत्वपूर्ण परिवर्तन और ताताइयों का राज्य कायम किया था। इसी से बनी थी सरकार, इसी से चली थी सरकार। वे दुखी थे, लोहे के लिए दुखी थे। उन्हें दुख था कि सृष्टि के आरंभ से ही लोहा लोहारों के हाथों से छीन लिया गया था और हत्यारों के हाथों में दे दिया गया था। अरे बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू। आपकी एक कविता है, वो मतलब पूरा जो डिस्कोर्स है आपके सामाजिक समाज विश्लेषक होने का जो डिस्कोर्स है, उसको एक अलग लेवल पर ले जाकर रखती है। दलित बस्ती में रघु मेहता है, और वो कविता है कि छोटी कविता है आपकी, और उसमें वो व्यक्ति घूम रहा है थोड़े से ज्यादा पैसे लेकर कमरे लेने के लिए, और उसे उन्हीं बस्तियों में घर नहीं मिल रहा है जिनके ऊपर अंबेडकर, फुले के झंडे लगाए गए हैं, बैनर तख्तियां टांगी गई। क्या कहानी है सर इस कविता की? मतलब क्या पर्सनल अकाउंट से आपको मिला या क्या हुआ? नहीं, हम लोग जब फील्ड वर्क करते हैं तो बहुत तरह के एक्सपीरियंसेस हमको देखने को मिलते हैं। अच्छा। और ये भी देखने को मिलता है कि दलित एक होमोजेनियस कैटेगरी नहीं है, एक बहुत हेट्रोजेनियस कैटेगरी है, और उसमें भी बहुत तरह के एक्सक्लूजन्स हैं। एक्सक्लूजन्स क्या कहेंगे, बहिष्करण की प्रक्रियाएं हैं कि उस वहाँ भी एक जो अम्बेडकर कहा करते थे ना कि जो कहते हैं ना इनहेरेंट, जो पूरे दलित समुदाय में भी एक तरह का इनग्रेडेड इनइक्वालिटी भी है। तो इनग्रेडेड इनइक्वालिटी की कहानी है ये, कैसे। तो एक परसेप्शन भी है, एक आइडियोलॉजिकल परसेप्शन भी आप यहाँ देख सकते हैं। लेकिन ये घटना ये है कि एक व्यक्ति, आपने देखा होगा कि दलित बस्तियां होती हैं जो थोड़े से यानी स्लम से आगे विकसित हो जाती हैं। पहले स्लम होती हैं, फिर वहां पे लोग ईंटे के घर बन जाते हैं, कुछ पक्के के मकान बन जाते हैं, और उन मकानों में एक दलित भंगी जो स्वीपर कास्ट का व्यक्ति है वो घर खोज रहा है। तो एक मल्टीपल एक्सक्लूजन जिसको हम लोग कहते हैं, मल्टीपल एक्सक्लूजन के कारण वो भी वहां पर बहिष्करण का शिकार है, उसको भी जगह नहीं मिल रही। तो एक हेट्रोजेनिटी जो दलित समूह की है वो उसको एक कविता कहती है। और ये आपके उस पूरे फील्ड वर्क से उपजा हुआ है? हाँ, उपजी हुई कविता है, और यही आपको फ्रैक्चर टेल्स में इसकी छवि आपको दिखाई पड़ेगी। जो डिस्कोर्स है फ्रैक्चर टेल्स की, वो भी फील्ड वर्क पर बेस्ड किताब ही है, जिसमें हम लोगों ने बहुत तरह की ऐसी इनग्रेडिएंट क्वालिटीज हैं उनको डॉक्यूमेंट किया है। अच्छा बद्री जी, मैं जब भी लिखता पढ़ता रहा हूँ, और कई बार ये सामना हुआ है, तो कई बार आपकी कविताओं में ये मैंने रीड किया, इसलिए मुझे लगा ये सवाल उठाना चाहिए आपसे। शायद आप भी इस बात से दो चार हुए होंगे। कई बार वरिष्ठ कवियों ने हिंदी के कहा है कि कवि को अपनी कविताओं में कवि या कविता का जिक्र नहीं, कम से कम लाना चाहिए। उनका मतलब ये तर्क रहता है कि कवि या कविता का जिक्र शायद कविता को कमजोर करता है। ठीक है, आपकी कविताओं में, कई सारी कविताओं में
कवि या कविता का जिक्र कई कई बार आता है। आप इन चीजों पे, इन हिदायतों पे, इन इस्लाहियत पे क्या कहेंगे कि कविताओं में जिक्र इस तरह का आना चाहिए कि नहीं, क्या प्रभाव पड़ता है, आप कैसे दिखते हैं? देखिए, जब हम लोग कविता लिख रहे थे और उस समय बहुत कई कवियों का एक पूरा ग्रुप था जो कविताएं लिख रहा था। हमें अभी तक पता नहीं कि वो ट्रांसलेशन कैसे हुआ, लेकिन वो एक तरह का ट्रांजिशन था पोएटिक ग्रामर में जो, और उस ट्रांजिशन में हम लोगों ने बहुत सारी इस तरह की जो सावधानियां, सुझाव बताए गए थे उनको ख्याल नहीं किया और अपने मन से कविता लिखी, अपने मन से कविता लिखी। उसका घाटा भी झेलना पड़ा और उसका फायदा भी मिला कि कविता को एक खास तरह का रिसेप्शन मिला। तो इस तरह से ये मुझे तो लगता है कि कई बार जो कहते हैं ना सलाहियतें, उनको तोड़ के ही बड़ी कविता मैं नहीं कह रहा हूँ मैं लिखता हूँ, लेकिन उनको तोड़ना कविता के लिए जरूरी होता है कि वो एक कैनन बना देती है और कैनन हमेशा आपको रोकती है। आप उसको तोड़िए, कई बार सबवर्ट करिए, कई बार रप्चर करिए और वहां से फिर एक नई कविता जरूर खड़ी होगी। तो मुझे तो लगता है कि इन सारे पहले के बने हुए सलाहियतों को, जैसे होता है ना कि पहले बताया जाता था कि पूरब की तरफ जाना, पश्चिम की तरफ मत जाना, ये करना तो लगा है आज, हाँ, ऐसा कहा जाता है। हाँ, तो कविता का दिशा शूल जो है ये उसको तोड़ने की जरूरत है। अच्छा, आपकी कविता है उसमें आपने एक बड़ी रोचक बात की, लगाओ गुहार में आपने कहा है कि कवियों थोड़े थोड़े क्षण के लिए दिल्ली और केप टाउन की माया से मुक्त हो जाओ। क्या है दिल्ली और केप टाउन की माया कवियों के लिए? देखिए, दिल्ली बहुत अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है। दिल्ली एक प्रतीक है, एक तरह से दिल्ली एक स्पेस है, दिल्ली एक प्रतीक है। तो कई बार आपको प्रतीक के रूप में वो बहुत प्रभावित करती है, कई बार स्पेस के रूप में प्रभावित करती है। तो और दिल्ली का मतलब दिल्ली से डिस्कोर्सेस पैदा होते हैं, दिल्ली से पहले तो पहले तो ये आपका सोशल मीडिया और ये सब मीडिया नहीं थे, तो दिल्ली के जो बातचीत है उससे रचनाकारों का परसेप्शन बनता था कि जैसे फलाने ने कहा कि अरे फलाना वो 4 पोएट किसी ITO पुल पे बैठे हैं और वहां से उन्होंने कह दिया साहब वो तो बड़ी महान कविता लिख रहा है। तो वो महान कविता फिर फैलते फैलते बनारस तक पहुंच गई कि वो महान कविता, फिर वो पहुंचते मुजफ्फरपुर तक पहुंच गई। तो परसेप्शन, आपको एक परसेप्शन बनाते थे, वो अब सब टूट गया, छिन्न भिन्न हो गया। लेकिन वो जो बात होती है साहित्य में, गढ़ है, मठ है, हाँ, तो दिल्ली एक बड़ा गढ़ था परसेप्शन। अच्छा, मैं आपको पर्सनली बताऊं, मुझे इस बातचीत में आउटसाइडर की तरह बार बार बातचीत करना पड़ रहा है कि बातचीत को सफल बनाए, जबकि मैं हिंदी के सारे खेल कई कई बार देख चुका हूं। हमसे ज्यादा जानते हैं आप कई बार। तो बताएं सर। मुझे तो कई बार लगता है मैं हिंदी में आउटसाइडर हूँ, यानी मुझे कई बार भीतर की चीजें पता नहीं होती क्या क्या चल रहा है। 20 साल में बड़ा टाइम लाइन में जीता हूँ हिंदी में। एक पता चला कि 15 साल बाद मुझे कोई चीज पता चलती है कि भाई ये ऐसा हो रहा है, वो फलाना है। अभी मुझे वहां के पावर डायनेमिक्स एकदम पता नहीं। पावर डायनेमिक्स सिर्फ ये सोशल साइट से पता चल रहा है, जो गाली देना और ये करना वो करना, वही पता चल रहा है और कुछ नहीं पता चल रहा है अंदर क्या हो रही। तो इस तरह से डिस्कोर्सेस जहां से बनती है, वृत्तांत जहां से बनते हैं, वो शक्तिमान होता है। शक्ति पैसे का, धन का नहीं होता है, वृत्तांत की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है और वो दिल्ली है। तो बहुत सारे हमारे छोटी जगहों के कभी भी दिल्ली आग्रही हो जाते हैं, दिल्ली उनको प्रभावित करती है, दिल्ली के लोग के वो से जुड़ना चाहते हैं, फिर उनके परसेप्शन को वो लोग बनाते हैं। तो उससे एक होमोजेनिटी पैदा होती है हमारे काव्यात्मक चिंतन में, और हमारी जो 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 कहते हैं ना बहुलता है वो खत्म होती है, क्रश होती है। कई सारी बहसों में ना बद्री जी, आपकी कविता की एक लाइन कई कई बार कोट की जाती है। जो भी बातचीत की हमने आपके लेफ्ट से किनारे हटने की और अपनी चेतना को रीडिस्कवर करने की जो बातचीत थी, आपकी कविता है ना उपनिवेश, उसमें एक लाइन आती है कि मेरे भीतर एक फासिस्ट करवट लेता रहता है। तो उसको बार बार कई कई बार डिस्कोर्स में कोट किया जाता है। अभी आपने कहा कि आउटसाइडर्स के पहले आपने बातचीत में कहा कि वो कई कई बार लोगों को अनटचेबल बना देते हैं। हिंदी के कुछ कवियों समेत, मतलब नाम लेंगे तो हिंदी में मैं बहुत सारा, हिंदी के झगड़े में मैं खाद पानी नहीं डालना चाहता हूँ। साहित्य को लेकर वैसे ही काफी सारी सक्रियता है। कई सारे लेखक, कई सारे वरिष्ठ लेखक, पुरस्कृत लेखक ये कहते रहे हैं कि वो आउटकास्ट हैं, वो आउटसाइडर हैं, अछूत हैं हिंदी में, जबकि उन्हें कई सारे पुरस्कार मिले हैं, कई कई संग्रह हैं उनके। इस तरह की बहस हुई है हिंदी में इस पे।
लेकिन बद्री जी यहाँ पे ना जो हम एक हम देख रहे हैं कि वामपंथी क्या कह रहे हैं, दक्षिणपंथी क्या कह रहे हैं, इस सब के बीच में चिंताओं की थोड़ी बात करनी चाहिए, मुझे लगता है 2 मिनट समय लेके। जो एक तबका है कविताएं लिखने वाला, कहानियां लिखने वाला, आलोचना लिखने वाला, उसकी उसकी चिंता में है कि सर भाई साहब, देश में कविताएं लिखी जा रही हैं, देश में सारी बहसें हो रही हैं, लेकिन देश में महंगाई पे और वो गरीबी और अमीरी के बीच की जो फाक बड़ी होती जा रही है, इसको तो लेकर आंकड़े भी हैं कि आपकी महंगाई दर बढ़ रही है, लेकिन आपकी सैलरी उस तरह से नहीं बढ़ रही है, मध्यम वर्ग और नीचे आता जा रहा है। और ये चिंताएं देखकर लगता नहीं है कि जो कवि वामपंथ से दूरी बना रहे हैं या सेंट्रिस्ट हो रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, उनको इन चीजों से दिक्कत है। अगर वो इन चीजों को दिक्कतों की तरह देखें, इन चीजों को एक सामाजिक एक चेतना के तौर पे पहचाने कि जिसकी जरूरत है समाज को, तो उनको वो बात करने से पीछे नहीं हटेंगे। मतलब बहस में तो एक लंबे समय से आप भी जान रहे होंगे कि फाशिज्म की बात होती है कि फाशिज्म देश में आ गया, ये लोग कहते हैं, ये आरोप लगाते हैं कि यही फाशीवाद है, इस तरह की बातें होती हैं। क्या आपको लगता है सर, क्या ये चिंताएं बेजा हैं कि इन चिंताओं में भी थोड़े परिष्कार की जरूरत है? ये एक तो जैसे पॉलिटिक्स में जैसे आपने देखा होगा, अभी उत्तर प्रदेश चुनाव था, महंगाई ये वो तमाम इशू बना, लेकिन रिसेप्शन उनका नहीं हो पाया। तो ऐसे ही कुछ शब्दावलियां हैं जो 40 सालों से चल रही हैं। हम ये नहीं देखते कि हमारे भीतर क्या हो रहा है। हो सकता है जो मैं कह रहा हूँ हमारे भीतर ही एक फासिज्म पैदा हो रहा हो, हम नहीं समझ पा रहे हो। जिस तरह से क्रूएली आप डील करते हैं चीजों को, ऐसी क्रूरता क्या साहित्यकारों से अपेक्षा करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब आप पॉलिटिक्स में चेंजेस को देखते हैं तो वहाँ नजरिया, वहाँ हमें इन शब्दों से भी निकलने की जरूरत है और नए शब्द की जो तलाश करने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फासिज्म इररेलेवेंट हो गया है, मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय रियलिटी आपको और नए डिक्शंस को खोजने के लिए मजबूर करती है। नहीं तो जिस तरह का फेल्योर उत्तर प्रदेश इलेक्शन में हुआ, ऐसे ही होता रहेगा और आप चीजों को समझ नहीं पाएंगे। और यही फिर अगर यही चिंतन है तो हमारी कविता को प्रभावित करेगी। तो कविता को प्रभावित करेगी। महंगाई एक बड़ा इशू है, लेकिन महंगाई, देखिए महंगाई के बहुत लेवल्स, बहुत मीनिंग है। बहुत कम्युनिटी अपने अपने ढंग से महंगाई को रिसीव कर रही है और इस पर रिस्पॉन्ड कर रही है। जैसे गांव में गरीब है, अब ये जब राशन बट गए, 5-5 किलो उसको मिल गए, एक परिवार में 5 है तो 25 किलो, और चावल भी, दाल भी, नमक भी, तो महंगाई की मार उस पर कम हो गई। मिडिल क्लास पर रही, क्योंकि मिडिल क्लास की अपनी तरह के, तो कम हो गई। तो ये चुनावों में बड़ा फैक्टर था, मैंने बहुत बड़ा फैक्टर था और वो हम समझ नहीं पाए। हम महंगाई महंगाई कहते रहे और हमें नहीं पता कि वहां पर महंगाई की मार कितनी शिथिल हो जा रही है। और वहां पे नए तरह की एक बेनिफिशियरी कॉन्शियसनेस, उसको लगता है भाई यही तो बचा रहा है उसको, यही तो रोटी दे रहा है, यही तो खा रहे हैं, उससे दाल भी खरीद लेता है, उससे नमक तक। तो मेरा कहना है कि इन डिक्शंस को पर रीथिंक करने की जरूरत है। लेकिन मुझे दुख है कि मुझे पता है कि शायद ये नहीं होगा और वो लोग जो जैसा सोचते रहे वैसे ही सोचते रहेंगे और उनकी पॉलिटिक्स का यही हाल होता रहेगा। अच्छा, अभी लिखना पढ़ना चल रहा है सर कि थोड़ा रुका है? नहीं चल रहा है। कविता थोड़ा कम लिखता हूँ। कविता मेरे लिए सबसे कठिन विधा है। यानी अच्छा। मैं लेख लिख सकता हूँ, जल्दी जल्दी अखबारों में बात कर सकता हूँ, लेकिन रिसर्च कर सकता हूँ, लेकिन कविता मेरे लिए बड़े लंबे समय में बनती है। तो कई बार मेरे लिए सबसे कठिन और धीमी प्रक्रिया कविता की होती है। क्योंकि कविता लिखने में ना कई सारे लोग कई कई तरीके अपनाते हैं। कुछ लोग होते हैं रोज लिखते हैं, हाँ, भाई रोज एक लिखेंगे। कुछ लोग होते हैं कि 6-7 महीने साल भर में एक कौंध गई तो लिखेंगे वाले लोग। आपका वैसा है क्या? मैं इन बिटवीन हूँ। मैं साल हाँ मैं 6 साल में एक वाला नहीं हूँ और रोज वाला भी नहीं हूँ। 3-4-5 महीने पर अगर कुछ बन गया तो बन गया। और फर्स्ट ड्राफ्ट कितने दिन में रिवाइज करते हैं एक ड्राफ्ट? नहीं, मेरे साथ क्या है कि कुछ कविताएं तो मैं रिवाइज करनी जरूरत, जैसे प्रेम पत्र जब मैंने लिखी थी तो कोई रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ी। एक ही ड्राफ्ट वन गो चली गई। एक बार में ढेर सारी कविताएं हमारी एक बार में बनी है और कुछ कविताओं पर मुझे बाद में काम करना पड़ा है। तो एक बार लिख के मान लीजिए 1 महीने बाद फिर मैंने उसको
निकाला, फिर देखा, थोड़ा बहुत काम किया, फिर उसको मैंने बेगमपुरा एक्सप्रेस सर सुनना तो चाहेंगे ही, उसकी कहानी बता के सुना दीजिए बस। देखिए, बेगमपुरा एक्सप्रेस आपको पता है कि काशी में, बनारस में बीचू के बगल में एक रविदास मंदिर है, और वहाँ पे हर साल रविदास मेला लगता है जिसमें कि लाखों, शायद उससे भी ज्यादा, जो दलित समूह के लोग, और दलितों में भी एक खास जाति के लोग बड़ी संख्या में आते हैं। और एक ट्रेन चलती है पंजाब से, बेगमपुरा एक्सप्रेस, जिसमें तमाम लोग भर के आते हैं, और बेगमपुरा एक्सप्रेस से वो यहाँ पर पहुँचते हैं। तो हम लोगों ने रविदास मेले पर कई बार फील्ड वर्क किया, रिसर्च के लिखा भी हम लोगों ने कई बार। तो वहाँ पे जो एक फील हुआ, वो फील मैंने इस कविता में, वहाँ से अपने को देखना और अपने से वहाँ को देखना से वो कविता बनती है। तो ये है बेगमपुरा एक्सप्रेस की और कहानी। सुना दे सर प्लीज। थैंक यू। 97 नंबर पे अगर प्रतिनिधि कविताएं पढ़ रहे हैं। 97, हाँ बिल्कुल। हाँ, अच्छा वो आपने बता दिया मुझे। बेगमपुरा एक्सप्रेस। अमरपुर से बेगमपुरा तक चलती है एक ट्रेन, बेगमपुरा एक्सप्रेस। सुबह 5:10 पर बिल्कुल ब्रह्म वेला में टिकट काउंटर पर बैठा है क्लर्क टिकट लेकर। कहते हैं कि पैसे से मिल जाता है सब कुछ, पर लोग हाथ में लिए खड़े हैं पैसे, रुपए व एटीएम कार्ड। टिकट बाबू फिर भी उन्हें टिकट नहीं देता। टिकट बाबू फिर भी उन्हें टिकट नहीं देता। कत्ली, खूनी, बलात्कारी, बेईमान, चालू, फ्रॉड, लंपट, हिंसक, झूठ, बवाली, सुल्तान, साहेब, मालिक, इन सबको नहीं मिलेगा टिकट। दम भी कवि, सत्ता के बौद्धिक, सब खड़े रह जाएंगे और नहीं मिलेगा उन्हें इस ट्रेन का टिकट। टिकट बाबू अगर इन्हें बेचना भी चाहेगा तो उसके हाथ बेकार हो जाएंगे। जो 2.5 आखर जानता होगा वही बेचेगा टिकट। जो 2.5 आखर जानता होगा वही पाएगा टिकट। लहरों से होकर आए तारों को, कोमल मन सुकुमारों को, सराय के मालिकों को तो नहीं, पर सराय में रुकने वालों को मिल जाएगी टिकट। टिकट बाबू सोना ले लो, चांदी ले लो, मुहरे और मोती ले लो, पर दे दो मुझे टिकट। कई दशकों से मैंने कोई यात्रा नहीं की। मैं जाना चाहता हूं बेगमपुरा। ट्रेन खुलने लगी है, हरे पंछी उड़ने लगे हैं। ट्रेन में घाना बैठे हैं, पीपा बैठे हैं, बैठे हैं सेना नाई। ट्रेन खुलने लगी। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर। क्या कवि को लेकर, आपके अपने कवि को लेकर क्या कोई है योजना मन में कि अपने बद्रीनारायण जो कवि है आपके अंदर, उसको लेकर कोई योजना है कि या समाज विज्ञान आपका जहां ले जाएगा वहां से कविता रचेंगे? नहीं, कवि मुझे अपने कवि को एसर्ट अपने भीतर करना है, जो इधर, क्योंकि कविता के लिए बहुत अलग तरह का माहौल चाहिए, बहुत ही डेलिकेट टाइम, बहुत ही खास तरह का, वो उस तरह का मिल नहीं पाता। लेकिन I want to reassert my poetic entity within myself. मैं बाहर की बात नहीं करूँ, मेरे भीतर ही सबसे बड़ी जरूरत है कि मुझे उसे बार बार रिसर्ट करना है, बार बार उसे चेंज करना है। मैं चाहता हूँ कि कुछ अच्छी कविताएं देखता हूँ। कहना सबसे बड़ी परीक्षा कविता की दुनिया में होती है। आप रिसर्च बड़ा कर सकते हैं, लेकिन कविता अच्छा लिखना एक बड़ी लड़ाई। अच्छा, मेरा एक आखिरी छोटा सा सवाल है, इस बातचीत को हम खत्म करेंगे। जैसे बहुत सारे लोग अभी लिखना पढ़ना शुरू कर रहे हैं, ऐसे कोई 5 अगर कवि बताना चाहें आप, 5 कवि बताएं, और उसके अलावा मैं सवाल को थोड़ा सा और लेयर्ड कर दे रहा हूँ। उसके बाद आप 5 किताबें बताएं जो इन दिनों आप पढ़ रहे हैं और बताना चाहें कि ये पढ़ सकते हैं, या हाल फिलहाल के
एक आध साल में आपने पढ़ी हो और बताना चाहें कि हमारे पाठक, हमारे दर्शक उसे पढ़ें? देखिए, कवि तो जो ये बड़ा कठिन सवाल है वैसे। नहीं, ये बताना पड़ेगा। ये मत कीजिए, बताना पड़ेगा। नंबर में कहना, लेकिन मैं अगर गिनूं, आप 5 से 8 कर लीजिए, 10 कर लीजिए। हाँ नहीं, मैं गिनूं तो देखिए, मेरे सबसे प्रिय कवि कबीर हैं सबसे पहले, निराला हैं, केदारनाथ सिंह हैं, राजेश जोशी हैं, अरुण कमल हैं। अब ये मेरे मतलब, यानी मैं इनसे सीखता हूँ, मतलब कहने का बड़े कवि का मतलब अच्छे कवि का मतलब मैं इनसे सीखता हूँ, और इनकी रचनाएं मैं लगातार पढ़ता हूँ, औरों की भी पढ़ता हूँ, लेकिन इनकी भी पढ़ता हूँ। तो मेरे लिए तो ये मास्टर पोइट्स हैं, और मास्टर पोइट से आदमी बहुत सीखता है। उपन्यास कहानी में मेरे सबसे प्रिय कहानीकार अखिलेश हैं, जिनको मैं पढ़ता हूँ। अखिलेश? हाँ, अखिलेश, और उनसे मैं सीखता हूँ, उनसे बहुत सी चीजें। और अभी गीतांजलि श्री के जो उपन्यास आया है, ये जिसको कि बुकर मिला है, ये एक एक्सपेरिमेंटल अटेम्प्ट है। इसलिए मुझे पसंद है क्योंकि इसमें एक रिस्क लेने की कोशिश की गई है भाषा के, और एक विचार प्रवणता को भी एक शार्पिंग की गई है। तो वो है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं। हिंदी साहित्य अपने उससे खास करके जो वो अपनी मेधा से भरी हुई है, लेकिन मुझे जो लगता है कि इस टाइम को रिस्पॉन्ड करना हिंदी साहित्य के लिए जरूरी है, और वो तब होगा जब हम अपने वैचारिक चेतना में नए परिवर्तनों को रिस्पॉन्ड करेंगे। मैं नहीं कहूँगा जगह दें, रिस्पॉन्ड करेंगे। चलिए, 4-5 टाइटल्स विदाउट इट मतलब जरूरी नहीं वो पोएट्री ही हो, जरूरी नहीं हिंदी से ही हो। 5 किताबें जो आप पढ़वाना चाहेंगे लोगों को। देखिए, मेरे सबसे प्रिय, अगर मुझे स्मृति बहुत होती है किताबों के नाम, तो मैं कई बार लोगों से पूछता हूँ, अपने साथ में काम करने वालों से, कह रहे वो ये वो क्या नाम है। लेकिन मैं आपको ऑथर बताता हूँ जो मुझे बहुत प्रिय है। जैसे जेम्स स्कॉट मेरे बहुत प्रिय, वीपन्स ऑफ द वीक उनकी किताब है, या अगर उनकी अभी ग्रेन की हिस्ट्री पर उनकी किताब है, वो मेरे प्रिय वो हैं। इंडिया में अगर आप देखें तो आशीष नंदी मेरे बहुत प्रिय हैं, इंटीमेट एनिमी, बहुत ही मार्वेलस वर्क काम है उनका, वो मुझे बहुत प्रिय है। अगर आप और देखें तो मुझे जो अगर आप उस तरह से कहें तो आशीष नंदी मुझे सबसे प्रिय है। राजीव भार्गव को मैं पढ़ता हूँ, वो भी मुझे अच्छे लगते हैं। इस तरह से अगर आप कहें तो। चलिए, चलते चलते एक कविता जो आपको सबसे प्रिय हो, अपनी कविता, आप उसका पाठ कर दें हमारे। ये भी कठिन सवाल है। मैंने तो छांट के बहुत रखी है। हाँ, आप ही बता दीजिए, उसको कर दो। मैं मतलब भदोही बस स्टैंड पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। लड़ाई का मैदान कविता कैसे शुरू, इसमें अंतिम कविता है जी। वो जैसा बोले वैसा ही बोलो, वो जैसा उच्चारण करे वैसा ही उच्चारण करो, वो जैसा सोचे वैसा ही सोचो, वे भीड़ में आएंगे और तुम्हें निगल जाएंगे, चबा जाएंगे तुम्हें सुस्वादु अनाज की तरह। उनके जबड़े में अजीब सी ताकत है, पेट में के भीतर असीम जगह, वे सब कुछ ले जाएंगे, प्रतिरोध के दांत तोड़ दिए जाएंगे। देखिए ना, विरोध के सारे स्पेस मरते जा रहे हैं, सुरमा डरते जा रहे हैं, वीर रस 9 रसों में से खारिज होता जा रहा है, वीर रस 9 रसों में से खारिज होता जा रहा है। भिन्नता और विरोध के सारे भाव नाकाफी हैं आज के समय, भिन्नता और विरोध के सारे भाव नाकाफी हैं आज के समय में। इतना मासूम न बनो, अपने पर झूठा गर्व न करो, उनकी शक्ति समझो, लड़ने के सारे नियम उन्होंने बनाए हैं, लड़ाई का मैदान उन्होंने ही सजाए हैं, वे लील जाएंगे धीरे धीरे हमें भी और तुम्हें भी। उन सारे लोगों को कहना चाहता हूँ जो शिकायत उधर भी।
चलिए, आप देख रहे थे किताब वाला। अब मिलेंगे हम लोग अगले हफ्ते किसी और किताब, किसी और लेखक के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा सिद्धांत जी, थैंक यू, धन्यवाद। बहुत ही अच्छी बातचीत की आपने, बहुत आभार, धन्यवाद।